तो हम लोग सबसे पहले वार्म अप करते हैं और देखते हैं कि हम लोग पिछले लास्ट 2 मंथ्स में क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रीलिम्स। और उसके अंदर में सबसे पहले आता है एक्सट्रीम वर्ड्स, और एक्सट्रीम वर्ड्स में हम लोगों ने देखा था ऑल। ये एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए कौन कौन से एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। All, no, first, last, always, never, automatically, completely, drastically, enormously, entirely, except, greatly, immediately, mandatory, readily, steadily increased, steadily decreased, very recently। तो इनको थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, सो दैट वार्म अप हो जाए और 2024 का पेपर सॉल्व करें तो आपको लगे नहीं कि कहाँ से। ठीक है। अगला हम लोगों ने पढ़ा था ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में हम लोगों ने क्या देखा था कि 4 ऑप्शंस होते थे, जिसमें 3 सिमिलर और एक अजीब सा होता था, आउट ऑफ द बॉक्स होता था। तो हम लोग क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को, टोन को देख कर हम लोग जो लास्ट वाले ऑप्शन होते थे, वो जो ऑड वन आउट होता था, उसको हम लोग चॉइस करते थे अपने एज ए आंसर चॉइस। अगला हम लोग देखे थे इटिमोलॉजी, रूट वर्ड, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे इसमें। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप, इसको हम लोग मिरर। मिरर का स्पेलिंग ठीक है, MIRR। सही है। यस सर। यस हाँ सर। ओके। इसको बोलते हैं मिररिंग टेक्निक। ठीक है, कि दो ऑप्शंस या दो स्टेटमेंट एक जैसा दिख रहा है, तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से वन ऑफ देम विल बी करेक्ट, उसमें से एक करेक्ट होगा। अगर हमें स्टेटमेंट में या ऑप्शंस में दो मिरर टाइप का, यानी दो सिमिलर स्टेटमेंट हमें मिल गया या सिमिलर ऑप्शंस मिल गया, उसमें से दोनों सही नहीं, स्टेटमेंट में मिला तो दोनों स्टेटमेंट साथ साथ नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन चॉइस में जैसे मान लो वन, स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप आ गया। दोनों एक साथ जो कोड होगा आंसर का वो साथ में नहीं जा सकता, उसमें से एक ही आंसर होगा, एंड देयर आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच वन सही होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे स्वैपिंग कीवर्ड्स। स्वैपिंग कीवर्ड्स में हम लोगों ने काफी देखा था, जैसे बुद्धिज्म को जैनिज्म से रिप्लेस कर देती है, फिर वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और बताइए, माइक ऑन करके बताइए। और वैष्णविज्म को शैविज्म से सर। हाँ, और बताइए, आप लोग एक एक करके बोलिए नॉर्थ अब। को वेस्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट को Renewable, गवर्नर से, पीएम renewable, से, non-renewable, हम्म, renewable, non-renewable, space, tropicals and स्पेस politicians. मिशंस को, यस सर, क्रूज मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल से। जी। Organic and inorganic, renewable, हाँ, non-renewable, हाँ, रेनेबल नॉन रेनेबल। east and और west, बताइए, north. और क्या क्या पढ़ाया था, याद है कुछ? हिल्स ऑल्सो सर, हिल्स को भी स्वैप करता नॉर्थ और है। साउथ टोटल वाला भी बॉडी, था, ईस्ट और ठीक है, वेस्ट। ईस्टर्न ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वार्म करंट, कोल्ड करंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, और कैग को भी कर देता है कभी कभी, मैंने सॉलिसिटर रिसेंटली देखा जनरल था। को भी, यस सर, सॉलिसिटर यस सर। जनरल। और बस, बस ठीक है। चलो, आप लोग को याद है, अब एक एक करके माइक ऑफ कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिप्लेसमेंट ट्रैप। ठीक है, कि चुपके से जाके वहां पे रिप्लेस कर देता है, जैसे किलोमीटर है तो उसको मीटर बना दिया। ठीक है, डॉलर है तो रुपया कर दिया, येन, पाउंड, ऐसे करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे तो उसको भी देखेंगे। नेम्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज के नाम और डिपार्टमेंट्स, वो क्या होता था बताइए, गलत होता था या सही होता गलत सर, मिनिस्ट्रीज गलत होती थी, था? एंड यस ओके, सर। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम्स प्रोग्राम्स जो होते थे वो जनरली सही होते थे, राइट? यस जब सर। भी यस जब सर, भी जब भी स्टेटमेंट बोले कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, क्लासिफाइज, मैंडेट, ठीक है, एक्सप्लेन्स, ऐसे स्टेटमेंट्स रॉन्ग। जनरली रॉन्ग होते थे। ठीक है, गलत होता था। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं, और जो नए सेशंस में है या नया वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आराम होगा। फैक्चुअल एरर्स, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ईयर, डायरेक्शन, डायमेंशंस। ठीक है, ये ये थोड़ा सा हमारे लिए मतलब रेड फ्लैग, एज ए रेड फ्लैग, और उसको होल्ड पे रख के बाद में देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं।
टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड, दो सेंटेंसेस कंबाइन होते थे, और द लेटर निगेट्स द फॉर्मर, बाद वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस को नकार देता था, निगेट कर देता था, ठीक है। तो वो सेंटेंसेस गलत होते हैं, स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस गलत होते हैं। पॉसिबल वर्ड जहाँ पे आता है पॉसिबिलिटीज दिखाती है, एंड विल टेक दैट स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस एज ए, मतलब एज ए वेरी, मतलब प्रॉमिसिंग चॉइस के रूप में, ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट दिखा रहा है इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सारे सारे क्वेश्चंस में जहां जहां इन द नियर फ्यूचर था वो सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स ऑप्शंस गलत होते थे, ठीक है। विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल बोलो या नॉट पॉसिबल बोलो, बात बराबर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इसको अगर हम नॉट पॉसिबल भी बोले तो इसको एक देखना है कि इसको थोड़ा सा रेड फ्लैग यहाँ पे, और इसको सस्पेक्ट के रूप में हमें लेना है, इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, और इसको इलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। जनरली ये गलत होता है। अगला हम लोग देखे थे यहाँ पे सम, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। बताइए इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा, एक दो सेंटेंस। Yes sir, some में most of the times 98% times correct ही होता है जब possibility लगे तो। सही है। वन ऑफ द, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, Yes sir. ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है, ये भी स्टेटमेंट में आए तो हम उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसको ऑप्शन चॉइस में इंक्लूड करेंगे। अगला रूल हम लोग पढ़े थे, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट या इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स आ जाए तो उसको एलिमिनेट करेंगे। चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन, कभी कभी चारों ऑप्शन सही होते हैं और लगेगा चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट पॉसिबल कैसा है हम लोग सर्च करते हैं। तो उसी तरह अगर चार स्टेटमेंट्स दिया हुआ है या चार ऑप्शंस दिया हुआ है तो उसमें जो सबसे वाइड होगा, ठीक है, हमें पता नहीं है आंसर, लेकिन उसमें सबसे वाइड, जैसे हमने उस समय डिस्कस करा था कि अगर ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार आ जाए, वेस्टर्न घाट आ जाए, ईस्टर्न घाट आ जाए, या साइंस का एक बड़ा सा इमर्जिंग सिनारियो ऑप्शंस में दिया हो, जो प्रोस्पेक्ट दिखाए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उन सारे चीजों को हम लोग इंक्लूड कर देंगे, यानी वो सही होता है जनरली। अगला हम लोगों ने देखा था पॉसिबल वर्ड्स मे और मे बी, जहां पे भी ये आएगा इसको प्रायोरिटी। सर प्लीज टाइम निकाल के लास्ट में पेपर के बारे में, ठीक है। मे और मे बी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसको हम लोग जहां भी यूज होता है लगभग सही होता है। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स आज देखेंगे जो कि मर्ज्ड होता है, दो स्टेटमेंट्स को यूपीएससी कंजंक्शन लगा के, एंड लगा के, बट नॉट ऐसे करके स्टेटमेंट्स को कॉम्प्लेक्स बनाती है। चीजों को बेसिक रखना है, बेसिक्स स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना है, उसको सही करना है, और जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे स्टेटमेंट जो मीनिंग उल्टा फुल्टा दे उसको हम लोग इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ज्यादातर आज भी हमारे पास दो क्वेश्चन है जहां यूपीएससी एंड यूज करी है, और उस स्टेटमेंट्स को हाफ सेंटेंस, हाफ स्टेटमेंट सही है और हाफ स्टेटमेंट एंड लगा के उसको कॉम्प्लेक्स बना के गलत कर दी है, ठीक है। प्लेन और इंफॉर्मेटिव और कंटेंट बेस्ड स्टेटमेंट्स, आपको लगे कि ये नॉलेज इनरिच कर रहा है, इट इज गिविंग यू सम नॉलेज, ठीक है, और आपका इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो वैसे स्टेटमेंट्स को, ऑप्शंस को करेंगे। चलिए, एक और चले गए, कैन और कैन बी, ठीक है। देखो मैं भी यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ, ठीक है, और मैं अभी भी कितना डिसिप्लिन से आता हूँ। थोड़ा सा भी मैं अनडिसिप्लिन हूँ तो सेशन नहीं हो पाएगा। किसी के साथ फोन पे 15 मिनट ज्यादा बात कर लिए या फैमिली से ही बात कर लिए तो सेशन हो ही नहीं पाएगा। खाना खाए 2 मिनट लेट हो जाता हूँ, 4 मिनट लेट हो जाता हूँ, ये क्या दिखाता है, यानी मेरे पास टाइम की कमी है। कैन बी, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, Mostly right. मोस्टली राइट होगा। कैन नॉट, ये निगेटिव वर्ड है, जहाँ पे भी आएगा वो उसको एलिमिनेट कर गलत देंगे, होगा. ठीक है। एप्लीकेशन, साइंस इन टेक में एप्लीकेशंस, कहीं पे स्टेटमेंट्स में एप्लीकेशन का यूज हो या एप्लीकेशन वर्ड्स ही लिटरली यूज्ड हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सही करेंगे। डज नॉट, डज नॉट को हम लोग काफी अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमने डील करा था। डज नॉट जहाँ पे भी आएगा ये नेगेटिव वर्ड्स है और वो जनरली गलत होता है, ठीक है। वहां पे देखेंगे जैसे जैसे पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोलॉजी में ये सही होता है, तो ये भी एट द बैक ऑफ माइंड रखेंगे। विदाउट, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है,
इसको भी हम लोगों ने डील करा था, जहाँ पे भी विदाउट आता उसको एज ए सस्पेक्ट और रेड फ्लैग का काम करेगा। नन ऑफ देम एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है, इसको भी इलिमिनेट करेंगे जहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर से हम लोगों ने डील करा था। फिर इकोनॉमी हम लोगों ने का नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा करा था डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग अलग अलग देखे थे, कंटेम्परेरी और सेम पीरियड वर्ड्स। ये वर्ड्स जहाँ भी यूपीएससी ने अभी 4 क्वेश्चन पूछ रखा है पिछले पास्ट ईयर्स में, जहाँ भी कंटेम्परेरी वर्ड होता है वो स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, तो ये भी हम लोग एट द बैक ऑफ माइंड रखेंगे। स्पेसिफिक परसेंटेज वैल्यू अगर स्पेसिफिक दे दे 17%, 18%, 19%, तो वो जनरली रॉन्ग होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक चीजें स्टेटमेंट्स जो आता है उसको हम लोग एलिमिनेट ही करेंगे। ब्रॉड, जेनरिक, जनरलिस्टिक इन अप्रोच वाला स्टेटमेंट्स को, ऑप्शंस को इंक्लूड करेंगे और स्पेसिफिक चीजों को एलिमिनेट करते जाएंगे। जहाँ भी यूपीएससी यूनाइटेड नेशन का यूज करता है, इट इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट वर्क्स अंडर द यूनाइटेड नेशन, इट इज द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, जनरली मोर देन 95% वो स्टेटमेंट्स गलत होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट जो सीरियस एस्पिरेंट है, और जिन लोगों जो लोग हैं वो यूपीएससी टूरिस्ट हैं जो सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हैं, 2 साल के बाद जहाँ से आए थे वहां चले जाएंगे। इन्हांसमेंट ओवर अर्लियर इनोवेशन, जैसे मान लो कहीं पे पास्ट अचीवमेंट हुआ है, जैसे मान लो CFL बल्ब आई, फिर उसके बाद LED बल्ब आई, ठीक है, फिर उसके बाद 4G आया, 5G आया, फिर उसके बाद ब्रो मतलब वो वाईफाई आया। वो सब चीजें जो इनोवेशन होती हैं, और इसमें ये चीज याद रखना है कि इसमें 3 बताया था, किसी को याद है? सर यस पहली वाली सर, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी रॉन्ग होती है और सेकंड वाली एडवांस होती है, जैसे लाईफाई और वाईफाई। एडवांसमेंट को शो करेगा, इजी टू ठीक है, यूज होती है सर, इजी टू यूज होती है और महंगी भी होती है। कॉस्टली भी होती है, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। टोन ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन का टोन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी पूछता है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, जनरली रॉन्ग होता है। फिर उसके रॉन्ग। बाद रिवर्स एलिमिनेशन लगाएंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वर्ड यूज है तो क्या होता है, मतलब उसको थोड़ा सस्पेक्ट के रूप में लेंगे। जनरली जनरली वर्ड स्टेटमेंट में यूज है तो ये सिंपल है, जेनरिक इन नेचर है, ठीक है, तो उसको सही करेंगे। फिर उसके बाद मिसलेनियस हम लोग देखे थे, फिर उसके बाद वन लाइनर मोस्टर हम लोग नहीं देखे हैं, फिर उसके बाद चेंजिंग ऑप्शन पैटर्न हम लोग ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 12 दिन बच गया सर है यूपी एक बार इससे पहले वाले पेज की वो दिखा दीजिए सर, उसका स्क्रीनशॉट लेना था। में। स्क्रीन इससे शॉट लेने पहले की वाला। स्क्रीन शॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, ये पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा, ओके। आराम से इसको रखना है और इसको यूज ओके करना सर। है, ठीक है। 12 डेज रिमेनिंग, ठीक है, अभी भी टाइम है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सो होप लूज नहीं करना है। आप यहाँ से कट ऑफ देख लो 2020 से, ठीक है। इस बार के कट ऑफ 87.98 जो मैं बोला था, मतलब 90 के पार इस बार भी नहीं जाएगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 2025, अब क्वेश्चन डिपेंड करता है, ऐसे तो भविष्यवाणी करना हुआ, लेकिन जो अभी ट्रेंड चल रहा है, लोग सी सेट को जो सी सेट को मतलब स्टेप मॉडर्नली जो बिहेव कर रहे हैं और वहां पे फेल कर रहे हैं लोग, तो उस वजह से जीएस का कट ऑफ डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख लो हमें कितना क्वेश्चन चाहिए, 45 क्वेश्चन अगर हमारा सही हो जाता है तो हम इजीली कर लेंगे। लेकिन हमने जो भी चीजें बताया 120+ मार्क्स, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा कमजोर है तो 110 मार्क्स आराम से आया जा सकते हैं इन सब टेक्निक्स को थोड़ा सा रिवाइज करके। फिर हम लोग ने काफी अच्छे से देखा और ये डिस्कस भी करा था कि आप एग्जाम में जो भी बोल रहे थे कैसे एनालाइज करोगे कि डिफिकल्ट पेपर आया है कि वेरी इजी, इजी डिफिकल्टी लेवल है, ये वेरी इजी, इजी, मॉडरेट और टफ, कैसे पता करोगे? जैसे मान लो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, आपका फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटी हो सकता है, ठीक है, किसी का आर्ट एंड कल्चर हो सकता है या इकोनॉमी हो सकता है। यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं बन रहे हैं, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, और आपके पास जो भी मतलब क्रक्स है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उनसे आप नहीं पेपर को डिकोड कर पा रहे हो, क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पा रहे हो। वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेपर का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल वेरी इजी है कि मॉडरेट है कि टफ है, वो आपको आधे घंटे के अंदर में
विद इन 30 मिनट्स में आप 20 क्वेश्चन दोगे, आपको पता चल जाएगा कि पेपर का नेचर क्या है। तो वेरी इजी है। तो हमें अटेम्प्ट लेना है 95, और एक्यूरेसी अगर 80 to 85% है तो हमारा यहाँ पे करेक्ट इतना होगा, इनकरेक्ट इतना, ये सब कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। अगर इजी है तो 70 to 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए और 90+ अटेम्प्ट होना चाहिए। किसी भी हालत में 85 से अगर किसी का एक्यूरेसी मोर देन 90% है तो मिनिमम 80 से जो भी नीचे अटेम्प्ट लेगा वो फेल होने के लिए ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब जो मार्क्स, एलिमिनेशन टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जो भी नाम है उन सब चीजों को देख रहे हैं, उनका यूज करना है अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ही आप डिसाइड कर पाओगे, और आपको खुद ये डिसाइड करना है कि आपको आधे घंटे बीत गया है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सामने हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा है। फिर ज्योग्राफी में गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को ज्यादा डिकोड नहीं कर पा रहे हो, टफ लग रहा है, लेंदी है, स्टेटमेंट्स लंबे लंबे हैं, क्वेश्चंस में दो दो चार चार पांच पांच स्टेटमेंट्स में है जो टाइम टेकन लग रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको अटेम्प्ट 90 तक रखना है, 85 90 के बीच में रखना है। इजी है तो पता चल जाता है इजी है। ठीक है, पूछ दिया अनटचेबिलिटी किसमें है, तो आर्टिकल 17 यानी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी भी हालत में हमें क्या करना है कि 85 से नीचे एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, 84 भी नहीं होना चाहिए, 85 होना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए ही ये एलिमिनेशन टेक्निक लाया गया आपके पास। और कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन हम लोग ये भी डिस्कस करे थे, एक बार फिर से आप देख लीजिए, सो दैट आप 12 दिन अच्छे से यूटिलाइज करें। 0.99 to 3%। ठीक है, 1 to 2% ही मैक्सिमम आपका चांसेस है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। फिर उसके बाद जो ये क्रीम में छट के आओगे मेंस लिखने में, फिर उसमें से 18 to 21% लगभग, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू में 33 to 35% चांसेस है। तो यहाँ पे 12 डेज बच गए हैं आपके पास, पूरा एकदम जान लगा दो। रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पीडीएफ ग्रुप में कोई शेयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं परमिशन ब्लॉक कर दूंगा मैसेज डालने का। अभी आप बताओ, पढ़ने का टाइम है, पढ़ के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो मल्टीपल रिसोर्स नहीं रखना है, एक रिसोर्स रखना है, उसको 10 बार 12 बार पढ़ना है, और 12 रिसोर्स रख के सबको एक एक बार पढ़ना है तो कहीं के नहीं रहो। अभी समझ जाओ, बेहतर है। ठीक है, नहीं तो मेरे तरह किसी और को आप समझा रहे होगे 2 3 साल के बाद। तो कंपटीशन हमारा कहाँ पे ज्यादा है, पीटी में, प्रिलिमिनरी टेस्ट। चलिए, आप 4 इयर्स 4 इयर्स प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 इयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 इयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हो, या 1 ईयर से कर रहे हो, आप इसी इसी कैटेगरी में फॉल करोगे, स्टूडेंट बी, सी एंड डी। आप इससे ज्यादा ऊपर जो अभी चल रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, डिफिकल्टी लेवल का, और जो भी पैटर्न वगैरह चेंज हो रहा है, आप 35 से ज्यादा 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व कर ही नहीं सकते हो विदाउट एलिमिनेशन टेक्निक, या विदाउट जो भी नाम दे दो, हैक, ट्रिक्स। विदाउट एलिमिनेशन टेक्निक यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। 35 होगा, 35 होगा, ह्यूमन एरर होगा ही, 35 - 3 तो ये ह्यूमन एरर रहेगा, 32 यहाँ पे, 32 राइट आया, और इसका निगेटिव मार्किंग 1। 31 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इक्वल टू 62, कट ऑफ कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। यू हैव टू मैक्सिमाइज द अटेम्प्ट, और विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमाइज करना होगा, ये हकीकत है। इससे जो मुंह फेरेगा उसका प्रीलिम्स 3 4 बार तो नहीं होगा, 5वें बार में फिर वो एलिमिनेशन टेक्निक सीखने आएगा, फिर उसके बाद वो राइट, दूसरा नाम दे दो, एलिमिनेशन टेक्निक नहीं देना, हैक दे दो, गेसिंग दे दो। ठीक है, गेस करना, ठीक है, लॉजिक लगाना, जो भी काम, जो भी नाम दो, करना यही है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नाम बदलते जाएगा लेकिन जो इसेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो डिपेंड करता है, आपकी जितनी अच्छी तैयारी रहेगी वैसे ग्राफ आपका यहाँ से बढ़ेगा, और क्वेश्चन को यहाँ पे ज्यादा करना है, और रिवीजन रहेगा तो आपके 100% क्वेश्चन, श्योरिटी वाले क्वेश्चन का नंबर ऊपर जाएगा, और रिवीजन कम रहेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज करोगे, ए करें या बी करें या सी करें या डी करें। ठीक है, चलिए आगे, हम लोग ये सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा कि खाली समय है तो मेंस के क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से था, फिर उसके बाद प्रोटेक्टिंग आर्म्स एनवायरनमेंट, फिर अगेन 2003 में क्वेश्चन क्या आया, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस,
फिर 2007 में क्वेश्चन आया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। फिर 2015 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हम लोग ने काफी अच्छे से डील करा था, बस मैंने क्लिपिंग ले लिया सो दैट एक रिकॉल और रिकेप हो जाए। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी 2006 में आया। व्हाट इज नैनोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट मटेरियल्स 2009 में फिर आया। अगेन पॉसिबल, मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, these are the things। तो PYQ is SANEC 1, इसका कोई जोर नहीं है, मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट सही है स्पेलिंग सब्स्टिट्यूट का? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। सब्स्टिट्यूट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर मेरे पास ऑप्शंस रहे अभी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यूपीएससी का एग्जाम 1 महीने और पोस्टपोन हो गया, मान लेते हैं, एडमिट तो आ गया, ऐसा नहीं है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो, और मेरे पास ऑप्शन रहा कि 5 मॉक लगाओ डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से लेकर, या पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू इज द अल्टीमेट गाइड। पीवाईक्यू को मैं करूंगा क्योंकि उसका लैंग्वेज भी यूपीएससी ही लेगा, तो उसका लैंग्वेज भी मैटर करता है। ठीक है, और जो भी मार्केट में सब लिए हो वो सारे चीजों का जो भी एनालाइज करे उसको पीछे छोड़ देना है यूपीएससी का। इनोवेशन के बारे में पूछा गया था। अगेन यहाँ पे 2015 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में पूछ लिया गया। ऐसे ही हम यहाँ टाइम मिलता है तो जाके इस बार का मेंस का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा देखो। इप्सा एंड ब्रिक्सा के बारे में पूछा गया था 2012 में। यही मेंस के क्वेश्चन, these are the मेंस क्वेश्चंस। मेंस क्वेश्चन है 2014 में पूछ लिया गया ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स होगा ब्रिक्स, इप्सा एंड ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स भी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्वेश्चंस निकाल के लेके आया था, जैसे मान लो यहाँ पे यूपीएससी कैसे पीवाईक्यू को रिपीट करती है। 2012 में जननी सुरक्षा योजना से पूछा गया, 2023 में अगेन जननी सुरक्षा योजना से पूछा गया। दोनों सब सेट ए लिया गया, जो भी क्वेश्चन है सब सेट ए से है। क्वेश्चन नंबर इसमें 52 था, इसमें 51 था। दिस क्लोज 2017, 2020, G20, G20, क्वेश्चन नंबर इज सेम इन द बोथ सेट। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैंने काफी समय पिछले 3 महीनों में बिताया है इस पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे और पीवाईक्यू एनालिसिस पे। मैं अपना बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपको मजाक लगेगा, लेकिन मैंने जो एनालाइज करा है, जैसे मान लो जैसे 2025 का क्वेश्चन अभी आने वाला है 25 मई को, और ऐसे करके मान लेते हैं, और ये 2023 का यूपीएससी क्या करती है, या 2024 का, ये वो सेट ए ही रेफर करती है। और ये 2025 का क्वेश्चन हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं, थोड़ा समझना मैंने क्या करेक्ट सोचा है, मतलब एनालाइज करा है, करेक्ट आया है। ये 1 to 100 मान लेते हैं, एक पेज में 1 to 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी फर्मा बनाती है 1 to 100, यहाँ पे भी फर्मा बना हुआ है 1 to 100। ठीक है, 5 क्वेश्चन साइंस इंटेक्स से, मान लेते हैं 8 क्वेश्चन साइंस इंटेक्स से, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, ऐसे करके बना हुआ होता है यूपीएससी में। जो मैं बता रहा हूँ आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि जब ये पॉलिटी ले रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी कॉपी कर दिए 2017 से, फिर ऐसे ऐसे रिफर करते हैं प्रीवियस ईयर, और उस क्वेश्चन में जाके, उस क्वेश्चन नंबर में जाके, उस क्वेश्चन को मोल्ड करके, रिफ्रेज करके, उसके ऑप्शन के साथ ट्वीक करके ये कॉपी पेस्टिंग वगैरह ऐसे होती है। फिर यहाँ पे देखो 2014 में, 2022 में क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, 2013, 19, 96, 97 देख रहे हो। मुझे ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद मुझे यही लगा कि ये एक, मतलब एक एसओपीज कह लो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और डिसाइडेड है कि इस बार 2024 में जो साइंस एंड टेक, पॉलिटी से कितने किसी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और बैठ के इस बार जो एग्जाम, जो कमेटी होगी वो बैठ के डिसाइड करेगी। पिछले बार 8 आया था तो इसको 6 कर देते हैं, यहाँ से 15 आया था इसको 12 कर देते हैं, इकोनॉमी से 12 आया था इसको 16 कर देते हैं, ऐसे डिसाइड करती है, फिर इसको रिफर करती है। डिफरेंस की पॉइंट ये होता है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखती है पैटर्न, अगर अच्छा लगता है तो फिर यहाँ पे देख लो। 2013 में वही क्वेश्चंस, जैन डॉक्ट्रिन, 2023 में रिपीट कर दिया गया सेट ए क्वेश्चन नंबर 47, ऐसे 2013, 2021, 64, 64, 64 सेट ए कॉटन। और दोनों आप देखोगे ये क्वेश्चन को जाके, आप थोड़ा सा टाइम बिताओगे, रिफ्रेश वर्जन मिलेगा। अगर ये
अगर ये अच्छे से एनालाइज करके जैन डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ लिए रहते तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में इन चीजों को काफी अच्छे से डील करा था। ज्यादा समय नहीं बिताते हैं और देखते हैं यहाँ पे 2015 में ज्वाइंट सीटिंग, 2023 में अगेन ज्वाइंट सीटिंग, 2015 में डिफिसिट बजट। क्वेश्चन नंबर देखो कितना नजदीक है। 2016 में डिफिसिट बजट। इसलिए मेंटर क्या है? आपका मेंटर मैं हूँ। 6 साल लगाया, 6 साल तो अटेम्प्ट होते हैं, 7-8 साल लगाया। अभी इंडस्ट्रीज में काम करते करते 10 साल ज्यादा हो गया। मेंटर जो बोल रहा है आंख बंद करके फॉलो करने का, रिजल्ट झक मार के आएगा। स्मार्ट बनेंगे नहीं आएगा। ये इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से देखेंगे 2 मिनट। ठीक है, हमने ये भी एक वीडियो चलाकर दिखाया था, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। काम वही है, ठीक है, वीडियो नहीं आ पा रहा था यहाँ पे। काम वही है कि इसको आगे, इस बॉक्स को आगे खसकाना है। ठीक है, तो ये पूरा एकदम बैल बुद्धि, बुल वाला बुद्धि लगा के चल रहे हैं लोग। जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, कुछ स्मार्टनेस वगैरह है ही नहीं। बाद में प्रॉब्लम बोलेंगे कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दिस एंड दैट। फिर ये क्या करा, सेकंड बंदे ने क्या करा, इस बॉक्स को गोल बनाया। सबसे पहले इस पे मेहनत करा होगा। और आइंस्टाइन ने भी बोला था, या कोई एक दो बड़े आदमी बोले थे कि इफ यू गिव मी 6 आवर टू कट डाउन ए ट्री, आई विल शार्पन माई एक्स फॉर 6 आवर्स। 10 घंटे दोगे गिराने के लिए एक पेड़ को, तो 6 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, और फिर 4 घंटे 3 घंटे में मैं पेड़ को काट के गिरा दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या करा, इसको ये पहले सर्कल बनाया। फिर तीसरा, ये सेम वर्क है और 3 एस्पिरेंट है, ABC। ये क्या करा कि इसको तो गोल कर दिया, फिर उसके बाद ये नीचे जाके इसको उठा दिया, वो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ ग्रेविटी करी और वो कंप्लीट हो गया, टारगेट अचीव्ड। यही टारगेट है आईएएस बनने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का। एक बंदा इस बॉक्स को खसका रहा है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट गोइंग थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, सॉरी ग्रेविटेशन बोला मैंने, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है और काफी मेहनत लग रहा है, बैल बुद्धि, भूल वाला। ठीक है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है कि इसको बॉक्स को थोड़ा सा पहले कटिंग फटिंग सेटिंग करके इसको सर्किल बना रहा है, फिर उसके बाद फोर्स लगा रहा है, फिर भी जा रहा है थोड़ा सा। ये तीसरा बंदा प्रो निकल गया, प्रो मैक्स। ये क्या किया कि इसको गोल कर दिया और ये नीचे से जाके थोड़ा सा इसको पुश करा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी और यहाँ पे आईएएस बन के एक ही अटेम्प्ट में निकल के चला गया। तीनों सेम बंदे, तीनों सेम मटेरियल, सारा चीज। दिस इज ऑल अबाउट अप्रोच एंड एटीट्यूड। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सब रूल्स पढ़े थे। आप चलते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट और बिताएंगे जो क्वेश्चन वहां पे आया था। फिर हम लोगों ने PYQ डीप डाइव करा था, इसमें मोर देन 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 2012 क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको बताने के लिए इतना मेहनत करा मैंने कि आप लोग अभी भी नहीं समझे हो। PDF कौन शेयर करा, बहुत गुस्सा आया था मुझे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे आया। फिर 2023 में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देखो कितना नजदीक है ये। सब सेट ए से लिया गया है। SRJ आए हैं, सेट ए, सेट ए से लिया, सारे क्वेश्चन सेट ए से लिए गए और ये ईयर दिखाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉर्म्स एरोजोल एरोसोल फॉर्म्स, दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ईयर 2021 क्वेश्चन नंबर 83, ईयर 2023 क्वेश्चन नंबर 32। प्रिजनर्स, प्रिजन, स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रिजन एंड दिस, दिख रहा है। फ्रेजिंग और सिर्फ स्ट्रक्चरिंग चेंज कर दिया गया, द इसेंस ऑफ क्वेश्चन इज सेम, राइट। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 7 में स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पे मरकरी, सिर्फ मरकरी के बारे में पता, यहाँ से लेके बना दिया गया क्वेश्चन। अगली बार लीड से बनाया था, प्लूटोनियम से बनाया गया था। दिख रहा है यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये सिर्फ पता होता निकल जाता क्वेश्चन। ये हम लोगों ने सॉल्व भी करा था। ठीक है, 21 जून, और ये 2024 का क्वेश्चन नंबर 15 है जो हम लोग अभी देखेंगे। ये भी रिपीट है। ठीक है, अभी लैपटॉप पे रहता तो मैं कीवर्ड सर्च करता 2024, तो सब 2024 के साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा उसको किसी दूसरे दिन। वही सेम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस वही है, जस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन का। ये 2024 में, ये 2019, इंस्पायर्ड बाय 2029। चलिए इसको बंद करते हैं और हम लोग चलते हैं। और कुछ तो बताने के लिए नहीं था। 2024, ये 2024 का क्वेश्चन नंबर है और हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, 5 लोग तो चले गए। ये सब बताइए, तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है कैसे ग्रुप में इंटर होना है, कैसे नहीं होना है। आईएएस बनने जा रहे हो, कैसे संभालोगे। 58 कैंडिडेट्स आर देयर। SRJ है, SRJ फुल शॉर्ट फॉर्म।
नहीं आए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देख मेरे भाइयों और बहनों, मैं पिछले साल सितंबर से सेशन ले कर थक गया हूँ, और लोगों को समझा कर थक गया हूँ। अब मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। मैं भी एक दो दिन के बाद 25 मई तक जा रहा हूँ छुट्टी पे। बोल के थक गए हैं कि रिसोर्सेज को लिमिट करना है और रिवीजन को, प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, करना है। और देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, बात कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। सर 25 के बाद छुट्टी पे जाना। नहीं 25, अच्छा 25 के बाद। सर अभी जो आपने कहा कि 2013 के पेपर से क्वेश्चन 2023 में आए थे, तो इस साल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 25 का पेपर समहाउ 2015 और 14 13 लाइक वैसा होगा? आप वो कह रहे थे, मैं वो समझ नहीं नहीं पाई सर वो पॉइंट। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हो ना, पीवाईक्यू यस तो सर। सॉल्व यस तो सर। करना है, सबको करना है। तो पीवाईक्यू जब सॉल्व कर रही है ना, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है। अगर आपको लग रहा है आपका इंस्टिंक्ट या सिक्स सेंस या सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है, मतलब उसके ऑप्शंस पता नहीं है, राइट। उसके ऑप्शंस, एक तो आंसर आपने टिक कर लिया, और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को थोड़ा सा एक एक मिनट दे दिया। पढ़ने का तो कुछ बचा नहीं है, और बचा भी है तो उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अभी। तो आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगी और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन ले लेंगी। मान लेते हैं एसडीआर के बारे में आपको पता नहीं है, एसडीआर को गूगल करा तो पता चल गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, आईएमएफ इसको देता है। बस ये भी पता चल गया कि बैंकिंग से रिलेटेड है, आईएमएफ से है, ये वो दिस दैट। तो काफी सर इजी होगा उसको एलिमिनेट करने में। हाँ बोलिए। सर जैसा सर जैसा कि आपने बताया था कि 2011 से 24 तक का नोट्स बना लो पीवाईक्यू का, सर वो तो मैंने बना लिया है, लेकिन मैंने एक दो बार 1995 से 2024 तक टोटल पीवाईक्यू पे काम किया और पढ़ लिया है, लगा भी दिया है। क्या ये ठीक है योगेश है क्या? क्या? नहीं सर, मैं एम ए खान। शायमी खान, हाँ तो अच्छा की हो ना काम, क्या दिक्कत है? यहाँ सर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई ना, इसलिए फिर। मतलब आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूँ। सीसेट अगर निकल गया तो, आपने नहीं लगाया है ना, तो बहुत अच्छा काम करा। आई एम टेलिंग यू, मतलब ऑनेस्टली, अगर आपका सीसेट क्वालिफाई हो रहा है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। यही तो चाहिए, यही जो समझ रहा है। सिंपल सा जी है। सर, आप इंशाल्लाह। कॉमन सेंस वाले आदमी हो। सबसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं एक बच्चा हूँ, और मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मुझे अटेम्प्ट देना है, और मेरे पास दो ऑप्शन है। 50 बाहर के टेस्ट लगाऊं, या 15 यूपीएससी, 15 साल के 20 साल के यूपीएससी का टेस्ट लगाऊं। दो ही ऑप्शन है, जी सर। दोनों में से क्या करना है? तो आप बोलोगे यार जिसका एग्जाम दे रहे हो, जो रिक्रूट कर रही है, उसका लगाओगे ना। पीवाईक्यू ही तो नॉर्थ स्टार है हमारा, जो हमें डायरेक्शन देता है कैसे कहाँ पे मूव करना है। डेस्टिनी, मतलब डेस्टिनी क्या उसको बोलते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का तो नॉर्थ पोल ही काम करती है ना। तो जी आपने सर। बहुत अच्छा काम करा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और आपका अगर सीसेट निकलता है तो आपका होगा 100%। बस ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीजों को कॉन्फिडेंटली ट्राई करना, अभी जस्ट चलेगा अभी। ठीक है, सर आपकी देखना है। थोड़ा सा मैथ हाँ, दिक्कत कर रही है, और वही सर घबराहट पैदा कर रही है, मैथ। सी सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं? सी सेट में मतलब एक बार आए थे 60, एक बार हम्म, 70। बस और बस ऐसे हिंदी ही आ रहे मीडियम हैं। से हो, हिंदी मीडियम जी से सर। हो। हाँ, जी तो सर। हिंदी जी सर। मीडियम वाले का यहीं पे कट रहा है। मेंस में जाओगे नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? सीसेट क्यों नहीं पढ़े? हाँ। एक साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ नहीं, क्यों नहीं सी सेट पढ़े? ऐसा है कि मैथ में थोड़ा सा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है मैथ के क्वेश्चन, मतलब एक तिहाई सही हो रहे हैं, मतलब एक आप एक ये पोर्शन सही देखिए, हो रहा है, तीन गलत। मैं भी समझ सकता हूँ। मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, लेकिन मैंने जब वनडे का कंपटीशन फील्ड में जब मैंने इंटर करा, मेरे सर ने मुझे यही बात बोली, यार तुम नहीं पढ़ के आओ, ठीक हो, मैं बेसिक से पढ़ा आ रहा हूँ। और कोई जी मतलब 6 से मैथ ओरिजिनली स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने जी एनसीईआरटी का 6 का बुक खरीदा, वहां से कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ी। फिर 7 का 1 हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करा। फिर क्लास 8 का एनसीईआरटी उठाया, वहां से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी। फिर 9 का उठाया, फिर वहां से अलजेब्रा वगैरह, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, और ट्रिगोनोमेट्री, और वो बेलन शंकु और कोण वाला वो सब चीजें करा, मेंसुरेशन करा। फिर 10th में गया, ऐसे ऐसे करके एक एक स्टेप। मान लेते हैं ये भी नहीं होता है, तो आप अपने दिमाग को ये कहो कि यूपीएससी 3 सेक्शन देती है सबको।
क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, मेरे लिए दो ही, और हम दो ही में क्वालिफाई करेंगे। यानी 50 में से आप 30 क्वेश्चन सही करो, 55 में से 30 क्वेश्चन करो, करने का तो कर ही रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी मीडियम मेंस में नहीं जा रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, बात बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतना काफी था आज के लिए। और यही है, बस देख। सर अब आप हाँ, बस सर अब बोलिए। आपकी दुआ और आपका साथ चाहिए 25 तारीख। अभी क्या करना है, कंप्रीहेंशन करिए यूट्यूब के वीडियो से। हाँ जी सर, वही कर रहा हूँ मैं यूट्यूब वाले मोहम्मद वीडियो से। नाजिम से कल बात हुई, वो बोल रहे 2022 का सीसेट लगाया उन्होंने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उन्होंने मैसेज करा मुझे, 27 में से 22 सही हुआ। जी 27 में सर, से जी। 22 सही हुए, तो 5 गलत हुआ, तो 2 क्वेश्चन हटा दो, 20 क्वेश्चन वहां से, साथ ही तो क्वेश्चन लाना है मेरे भाई। 7 क्वेश्चन रीजनिंग से लिया हो, अगर ज्यादा मैथ टफ है तो। ये सब बहाना है, मैं भी एक तरह एक समय बहाना बनाया करता था, लेकिन अब मैं पीछे पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो आप बहुत बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एक बार निकल जाने के बाद आपका जनरेशन चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ छोड़ो, आपकी जनरेशन चेंज हो जाएंगे आपके। आप कब्र में रहोगे या कहाँ भी आत्मा रहेगी, आपके ग्रैंड ग्रैंड सन और जो नेफ्यू सन एंड डॉटर जो होंगे, वो बोलेंगे कि मेरे जो ग्रैंड ग्रैंड फादर थे, एम ए खान थे, एंड ही वाज एन आईएएस ऑफिसर। वहां तक ये चीजें जाएंगी, सारा चीज, लाइफ स्टाइल, सब चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, और 56 क्वेश्चन का बात हुआ था, 56 क्वेश्चन को डायरेक्टली वहां पे जाके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और अच्छे से देखिएगा। और हिंदी वाले, पीडीएफ उडीएफ है कुछ, हार्ड कॉपी वगैरह है साथ में? हम्म। जी सर है, जी सर है। ये तो है। हाँ, जब मैं मैसेज में बोल दिया था कि तैयार रहने का, तो तैयार रहने का, तो हिंदी खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपको 2024 का पेपर है ना सर? आपको बोलना नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। 24 वाला है ना सर ये? यस सर। सेट अलग होगा। सेट ए है, पढ़ती भी नहीं है मैसेज आप लोग। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा स्लो चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। काफी अच्छे से चलना, ऐसे ऐसे सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप लोग लिखिए नहीं, बैठिए, पानी पीजिए, और अच्छे से देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ऑपरेशन कैसे कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ चुपचाप बैठ के क्वेश्चन पेपर साथ में सर रखे रखिए। ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन। यस सर, जॉब। वो तो साइंस में नहीं जा सकता है ये। सर ये जी, साइंस एंड टेक का ही क्वेश्चन जी है। सर, जा सर, साइंस एंड तो टेक। जी प्रॉब्लम सर। नहीं दोनों सर, का। अभी स्टार्ट, कहानी सर, स्टार्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम स्टार्ट। आप लोग को क्या करना है, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्टिव है ना, इस पे डिबेट हो सकता है आधे घंटे की, ये साइंस इन टेक का है कि नहीं है। आप इसे समझो पहले, मैं अभी तो एक ही वर्ड बोला ही, ठीक है, एक ही वर्ड बोला, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सर ये तो सब्जेक्ट मिक्स करती ये है। सब्जेक्टिव है, इट इज डिबेटेबल, ठीक है, मान लेते हैं ये तीनों का है, साइंस एंड टेक का भी, एनवायरमेंट का, ज्योग्राफी का है, तीनों है ब्लर, बाउंड्री जो है ब्लर है, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्या क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। तो साइंस एंड टेक भी मान लेते हैं, और सारा बोली थी तो सारा का दिल भी नहीं तोड़ते हैं, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, ठीक है। ये तीनों का क्वेश्चन है, मान लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ऐसे, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एस एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, और वोल्केनिक इरप्शन फटता है, एक्सप्लोर करती है, तो कौन कौन सा निकलता है, कौन कौन सा नहीं निकलता है। साइंस एंड टेक में हमने बताया था कि जनरली ऑल ऑफ द एबव हमें टिक करना होता है, ठीक है। ये एक एक वर्ड में है, ठीक है, एक एक, यहाँ पे दो वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड नाम है, दो वर्ड है लेकिन एक नाम है। इसमें कहीं भी यूपीएससी को के क्वेश्चन सेटर को स्कोप नहीं है कि इसको गलत करे, पढ़ने के बाद लॉजिकल लग रहा है, कहीं पे एब्रप्ट या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ है। क्या करोगे? ऑल फोर।
थोड़ा सा भी कहीं हमें एब्सर्डिटी नजर नहीं आई, रेड फ्लैग नहीं दिखा, सस्पेक्ट नहीं दिखा, सिंपल है। अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे हो, जियोलॉजिस्ट हो, जाके वहां पे गए हो, फिर मलबा लेके आए हो, फिर लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करे हो। ठीक है मेघाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या हम बोल सकते हैं, क्या बोला जाए, बताइए, ऐसे निकलेगा एग्जाम? नहीं निकलेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ये आंसर है। अब हम क्या करते हैं कि हम अब इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन, आपके सामने इसको दूसरे क्वेश्चन में तब्दील करेंगे, और हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन में जब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे ऑल ऑफ द फॉर्म, ऑल ऑफ द फोर सही नहीं होगा। क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे, इसको मैंने उठा के यहाँ पे ले आया और इसको घसका कर यहाँ पे ले आया, ये दोनों पॉइंट को घसका के यहाँ पे ले आया, और ये ऑप्शन सारे यहाँ पे आ गए। मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा देखो और यहीं पे समझना है, चार क्वेश्चन यहीं पे सही होंगे। मैं यहाँ पे सारे को उठा के ले आया, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ये वर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग, और यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को रखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ठीक है, और इसको तो देख लिए, तो यहीं पे ऐड करते हैं, थोड़ा सा यहीं पे लिखना कम पड़ेगा। इज रिलीज्ड, एस एंड डस्ट आर द मैक्सिमम टू ऊज, मतलब ऊज मतलब बाहर, ऊज आउट मतलब बाहर निकलना, अंग्रेजी लिख रहे हैं। देर इज देर इज नो नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज। थोड़ा सा आप लोग समझेंगे भावनाओं को, टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर अच्छे से फ्रेम करेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उस पे, इसेंस पे फोकस करेंगे, और चार पांच क्वेश्चंस यहीं से सही होंगे। ओनली सल्फर कंपाउंड्स इज रिलीज्ड, भावनाओं को समझेंगे, ठीक है, लिटरली मीनिंग पे नहीं जाएंगे। अब ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस इज रिलीज्ड, एस एंड डर्ट्स आर द मैक्सिमम टू ऊज आउट, बाहर निकलता है, कम आउट, no nitrogen compounds is released, only sulfur compounds is released, and how many of the above products of the volcanic eruption? Only one, only two, only three, only four. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे एक बार पढ़ लिया, और जहाँ पे सस्पेक्ट्स, रेड फ्लैग, एक्सट्रीम वर्ड्स, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होगा उसको हम हाईलाइट करते हैं। ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, नॉर्मल है, इज रिलीज्ड, एस एंड डस्ट एट द मैक्सिमम टू आउट, हो सकता है, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। लेकिन प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नो से आ गया, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स, और यहाँ पे ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड्स आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन वैसा है नहीं कि वन एंड थ्री है, तो तीन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो इस ऑप्शन को हटा दिया, और टू एंड फोर ऐसे वन है तो इसको सही टिक कर लिया। और एग्जामिनर आपको, आपसे जानना भी नहीं चाहती है, बस आप ये बताओ कि चारों में से कौन से एक गलत है, दो गलत है, तीन गलत है, या चारों सही है। तो हमने आइडेंटिफाई करा है कि यहाँ पे दो एक्सट्रीम वर्ड्स है, तो दो स्टेटमेंट्स गलत होंगे, इसको पहले हटाइए, इसको हटाइए, और दो सही होंगे। चार है ना, चार स्टेटमेंट है, तो चार स्टेटमेंट है तो दो सही होंगे, दो गलत होंगे, तो नो और ओनली। सेम क्वेश्चंस, कीवर्ड्स दिया हुआ था, ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल द कीवर्ड्स वेर करेक्ट, एंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑल फोर। लेकिन एक स्टेप आगे जाके इसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करा और कीवर्ड्स का यूज करके उसको एक स्टेटमेंट्स में बदला। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस इज रिलीज्ड, जनरलिस्टिक है, जनरल है, नथिंग टू, नथिंग रॉन्ग, सही है ये। एस एंड दैट्स आर द मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड यूज है, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा वल्नरेबल ये आ गया, नो एंड ओनली। तो चार है तो दो गलत होगा और दो सही करके आंसर चलेगा। अब देखो यहाँ पे, इसका आंसर ये था, और जो अभी हमने करा है उसका आंसर ये था। जो इसेंस बताना चाहा वो दिमाग में गया कि नहीं गया, वो बताइए। यस सर। यस यस सर। सर, समझ में आ गया। समझ में आया? तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा
तो ऑल ऑफ द एबव रूल होता है, बट यहाँ पे मैंने रूल चेंज कर दिया। ठीक है, पढ़ना होगा, कीवर्ड्स है तो ऑल ऑफ द एबव, ऑल फोर मार के जाइए। जहां स्टेटमेंट्स में आया देन यू हैव टू चेक द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सेंटेंस। स्टेटमेंट्स टेस्ट लेना होगा, उसका इंडिविजुअल टेस्ट जाके लेना होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 4 क्वेश्चन फिक्स है, यानी 8 नंबर मैंने आपको दे दिया। चलिए, रेनफॉल 7 नंबर क्वेश्चन। रेनफॉल इज वन ऑफ द मेजर, वन ऑफ द रीजन। दिल खुश हो गया मेरा। रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है वन ऑफ द, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 2, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। ठीक है, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत? अच्छा, 3 सेंटेंस और है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? तीनों पहले ये सोचना है कि तीनों में से कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते। एक पेन। एम ए खान भाई बंद कर ले, रिमूव नहीं करना चाह रहे हैं। अभी कितनी अच्छी बातें हुई हमारे बीच में। तो तीनों स्टेटमेंट्स में कोई आपको लग रहा है एलिमिनेट करने वाला? नो सर। नहीं है? ठीक है, नहीं है तो आप लिखिए इसका। वन, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। लॉजिकल है, नहीं भी पता है तो उसको सही करना है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखना है तीनों स्टेटमेंट वाला करेक्ट कौन सा है। नाइदर स्टेटमेंट 2, इसको एलिमिनेट करिए। ओनली वन स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स 3 है। ठीक है, ये थोड़ा सा रखना है, तीनों सही बता रहा, बोथ करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स। ठीक है, सिर्फ एक एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट वन का। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है इसमें। इतना तो पता चल गया कि तीनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। और ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग। क्यों? क्योंकि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉल्यूशन, और रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये दोनों रहता है, दोनों मिलता है, और इसलिए रीजन फॉर वेदरिंग होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है, ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। दोनों सही है, 2 एंड 3, एंड बोथ ऑफ देम, ये दोनों स्टेटमेंट 2 एंड 3 बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, जो कि सही है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन, वर्षा कई रीजनों में कई कारणों में से एक कारण है जिससे पत्थर का विघटन होता है, वेदरिंग होता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स को सही करना है जहाँ पे कोई भी एक्सट्रीमिटीज नहीं है। और अगर आपको ज्यादा टफ लग रहा है इसको समझने में, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारा सही है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। जहाँ पे निगेटिव वाला है उसको हटा देना है। ओनली इसको हटा दिया। only one of the statement 2 and 3 is correct and explains one of the correct, यानी एक को बोल रहा है गलत है, लेकिन हमने ये फाइंड आउट करा है कि तीनों सही है, तो 2 स्टेटमेंट को तो हटा दिया। अब बी देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, सही है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ये आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हो कि ये दोनों मिलकर एक्सप्लेन कर रहा है इसके वेदरिंग का कारण। क्योंकि CO2 भी रहता है, O2 भी रहता है, केमिकल कुछ होता होगा रिएक्शंस वगैरह, उससे वेदरिंग, रो की वेदरिंग होती है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है। फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ऑप्शन ए के पास हम लोग पहुंच जाएंगे, यस ऑक्सीडेशन सर। रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम लोग 9 पे आते हैं। ठीक है, 9 पर आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब भी ऐसा आए, 1 2 3, 3 कॉलम रहे, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, जब भी 3 कॉलम आए और 3 स्टेटमेंट आए, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जनरली क्या होता है, 3 स्टेटमेंट, 3 कॉलम में से 2 करेक्ट होते हैं सर यूजुअली।
यूजुअली दो करेक्ट होंगे। बिना पढ़े इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया एंड एकदम सेफली कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। तीन स्टेटमेंट है, तीन कॉलम है और तीन स्टेटमेंट है, तीन मैचिंग वाला है। ठीक है। जनरली दो जनरली दो सही होते हैं, ये रूल मतलब इसको फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल नहीं बनाना है, ये रूल होते हैं। और मतलब रूल नहीं है, पैटर्न को रिकॉर्ड करा गया है, सिंपल सा नन। एग्जामिनर इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि यहाँ इतना मेहनत करके ये नन आंसर देगा। मतलब समझ सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा भी बोल्डनेस लाओ अपने अंदर। नन को हटाइए, इसको हटाइए, अब आंसर इसी दोनों में से एक होगा। इस यहाँ तक किसी को दिक्कत? एम ए खान चल गए हैं क्या? सर चल हूँ। गए हैं? नहीं सर हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। बताइए इसमें से कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, दो तक पहुंच गए। जी सर। अब इसके बाद नॉलेज आप लगाइए। कल ही हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था गरसोप्पा, गरसोप्पा यस लैंड। सर, ये गलत है ये ऑप्शन, यस सर। गलत है। का वकील है। हुंड्रू, हुंड्रू मालूम ही है। हुंड्रू, मैं झारखंड से हूँ। हुंड्रू रांची में है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर तो सही लिखा है, लेकिन ये रिवर गलत लिखा। जी सर। ये कौन सा रिवर है, तस्कीन है तो बताएं। ठीक है, ये गलत है। दो गलत है, द आंसर इज वन। ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मुझे याद होना चाहिए। सुबर्ण रेखा वो उस साइड है। सुबर्ण रेखा रिवर पे नहीं, ये दूसरे रिवर पे है, जस्ट आई एम मिसिंग द नेम। ये हुंड्रू रांची में पड़ता है। रांची द कैपिटल ऑफ झारखंड। और नहीं नहीं नहीं, सोन उधर है, झारखंड किधर है, सोन किधर है? इंद्रावती। मैं नहीं बोलना है आप लोगों को, ठीक है। इंद्रावती इधर है। चलिए आगे, नहीं तो और लोगों सर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर चलिए। दृष्टि ने जो एक दृष्टि कोचिंग में एक सॉल्यूशन था पेपर का, उसमें हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर ही बता रखा था, रांची में। बनरेखा नदी तो सही होगा, तब थोड़ा हम ही कंफ्यूज हैं, सही होगा तब। सर शायद फर्स्ट वाला गलत है, मालवा क्षेत्र धुआंधार शायद गोवा में पड़ता है। ओके, नहीं ओके ठीक है, सही होगा, मतलब मैं उतना भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हुंड्रू रांची से है, तो मुझे लग रहा है कि सुवर्ण रेखा थोड़ा उस साइड जाती है, तो उस बेसिस पे। लेकिन ये तो थर्ड रॉन्ग निकला है। हाँ थर्ड ये तो क्या गलत है, है ना? वो ठीक है, पता शराब की नहीं। तरह चलो ठीक है, चलो इस पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते, जो बताना था हमने बता दिया, डोंट लेट वेस्ट एनर्जी। ठीक है, जस्ट गूगल करेंगे, सारा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, 9 के बाद हमें जाना था क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना था। अगेन यहाँ पे चार चार कॉलम, चार हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी चार स्टेटमेंट और तीन कॉलम। समझ रहे हो? अब ये बताओ इसको कैसे नेविगेट करें। चार है तो एटलीस्ट दो गलत होगा, यस सर। है ना? जनरली मतलब कॉमन सेंस की यूपीएससी में यस मतलब सर, जनरली में चार में जस्ट दो गूगल करेक्ट करके होते हैं। स्वैप कर दिया होगा। दो सही दिया होगा और दो को स्वैप कर दिया होगा, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है। इसको बिना पढ़े, इस पे ज्यादा दिमाग लगाए, बिना पढ़े आंसर क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 11 पे चलना है। नो नीड ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आए हैं। ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप लोग देखते रहिएगा। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 आप दोनिये दोनिये पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन द recent past which of the above have been constructed as a greenfield project? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है बताइए। एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। नहीं पता है किसी को? सर ग्रीन फील्ड सर जो न्यू प्रोजेक्ट होते हैं वो तो ग्रीन फील्ड कहते हैं। हम्म, और ब्राउन फील्ड सर जिसको सर जो पुराने बने हुए होते हैं थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं वो ब्राउन फील्ड। बस इतना काफी है। जिनको नहीं था, इन्होंने जो बोला है काफी सही बोला है। अब इन्हीं की बातों को पकड़ के चलना है।
तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, यानी जमीन पूरा समतल थी और उस पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, यानी ग्रीन मतलब हरा भरा, पेड़ पौधों को काट के ही तो यही सब हो रहा है, ठीक है। तो यानी ग्रीन फील्ड को हटा दिया गया, यहाँ ग्रीन फील्ड था सबको हटा के एकदम ब्लैंक कर दिया गया और इस पे अब स्ट्रक्चर खड़ी करी जाएगी। ब्राउन फील्ड मतलब होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर था और कुछ चीजों को हटा के, इसको हटा के यहाँ पे नई चीजें लाई गई, मतलब तोड़ फोड़ के रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्बिट किया जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड एज ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मतलब काफी सालों से है, तो ये तो नया नहीं बन सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को साथ में रखेंगे और 1 और 3 को थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे। 2 को रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश है, झारखंड का भी नाम रहता और थोड़ा सा नाम कम सुना हुआ रहता, तो उसको भी ग्रीन फील्ड पे रखते हैं। कुशीनगर एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यूज में भी था करीब 2-3 साल पहले। तो 2 को रखेंगे हम लोग क्योंकि ये ग्रीन फील्ड का हो सकता है, नया नया एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जहां पे 2 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, समझ रहे हो। जहां 2 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दिए। विजयवाड़ा के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि विजयवाड़ा आज से 200-300 साल पहले की, मतलब उससे भी पुरानी यस सिटी है। सर, 3 वहां को पे हम बहुत भी ग्रीन पुराना एलिमिनेट, है। यस सर 3 को पुराना है, एलिमिनेट तो वहां करेंगे पे हम। ग्रीन फील्ड तो नहीं हो सकता। तो जहां जहां पे 3 है ना, उसको अगर इसी को पकड़ लो, मैं आपके थोड़ा सा कंफर्टेबल के लिए हमने कुशीनगर को पकड़ के रखा था। अगर सिर्फ यही आप पकड़ लेते हो कि विजयनगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड मतलब होता है एक फील्ड है, जंगल है, ठीक है, और डेवलप करना है सिटीज को या कुछ प्रोजेक्ट लाना है, पेड़ पौधे को कट कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली हो रहा था ना यहाँ पे महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, हैदराबाद। फॉरेस्ट तेलंगाना। फॉरेस्ट एस तेलंगाना। तो ग्रीन फील्ड मतलब होता है कि चीजों को जमीन से बुनियादी तौर से ऊपर खड़ा करना। तो डायरेक्ट आप इसको अगर एलिमिनेट यहाँ पे कर देते थे, जहां जहां पे 3 है उसको एलिमिनेट कर देते, एंड द करेक्ट आंसर चॉइस इज ऑप्शन ए, ठीक है। मैं कुशीनगर को पकड़ रहा था आपको समझाने के लिए, बस इतना भी पकड़ लिए कि विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी पुराना है, वो नया नहीं हो सकता, काफी पुरानी और फेमस सिटीज है। चलिए अगले को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे दिखा था, कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पे देखो थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जो कल हम लोग कोरियोलिस फोर्स पढ़ रहे हैं, यही सब थीम है और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 57 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, कल हम लोग पढ़ रखे हैं, देखते हैं कि सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, मतलब हवा की वेलोसिटी के साथ इसका भी प्रभाव बढ़ता है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज absent इन द एट द इक्वेटर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस सर, वो Both one सेट and two wrong. बोथ आर करेक्ट सर। हम्म, बोथ आर करेक्ट। Both 1 and 2. वैसे सर यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो एलिमिनेट नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सर इसे नॉलेज के बेस पे करेंगे ना, उसमें अगर नेगेटिव वर्ड देखेंगे तो उसमें है इट इज जीरो एट इक्वेटर, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, एब्सेंट देखो ये क्वेश्चन को हमें लेना एट नहीं था, हमने इक्वेटर अगर कोरोलिस, देखें वैसे। ये क्वेश्चन को हमें लेना नहीं था। हमने कोरियोलिस फोर्स, मेरा आंख उस पे गया तो हमने आपसे सॉल्व करवा लिया, कल ही पढ़े थे, ठीक है। इसको हमने काउंट नहीं करा। ये कोरियोलिस फोर्स मुझे दिख गया, कल ही कोरियोलिस फोर्स पे बात हुई थी, तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाना चाहिए ना, यानी वो लड़की अच्छे से पढ़ी है, सॉल्व कर ली, और नॉलेज नहीं भी है सर आपको क्वेश्चन नंबर कोरियोलिस 12 फोर्स भी के। एलिमिनेशन ही होगा। हाँ तो ये नहीं है मतलब 12 में डायरेक्ट तो क्वेश्चन, ऑप्शन 2, यस सर। तो अब सॉल्व कर लेना, अभी आ रहा फॉर्म में आओगे आप लोग को, मतलब नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये यहाँ पे भी तो नॉलेज नहीं था, बस बस थोड़ा सा हमें नॉलेज चाहिए था, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में अंतर क्या है ये बस पता होना चाहिए था, ठीक है। ये पता होना चाहिए था, यहाँ पे नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज भी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे अपने काम पे आते हैं। ऑन जून 21 एवरी ईयर, जो अभी जस्ट हम लोगों ने PYQ डीप डाइव में देखा था, वही क्वेश्चन ये यहाँ पे आया जो मैंने वहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करा था।
On June 21st every year, which of the following latitude experience sunlight of more than 12 hours? ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा। क्या आंसर होगा बताइए। अब यहाँ पे सॉल्व 2 करने and से 4 sir, D. यहाँ पे सबसे पहले हम जब इसको देखें, सबसे पहले हमारा दिमाग यहाँ पे आएगा ऑप्शन पैटर्न। ये चार में से दो गलत है, मिनिमम दो गलत है, तीन भी गलत हो सकते हैं, यानी मिनिमम एक सही है और दो ज्यादातर सही है। तो एटलीस्ट हमें मालूम चल गया कि ये चार में से हमारे पास दो सस्पेक्ट हैं जिनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नॉलेज यूज करना है तो नॉलेज यूज कर लो। ठीक है, 20 जून, जून में सन का कहाँ पे प्लेसमेंट होता है और कहाँ होती है। जून के महीने में कितना गर्मी होता है, आप खुद जहाँ पे हो उससे कंपेयर कर लो। ठीक है, क्या होगा इसका, किसको एलिमिनेट करोगे। 20 बोल रहा है कि सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स कहाँ पे ज्यादा, इक्वेटर के पास ना, इक्वेटर के पास। एक तो इक्वेटर के पास रहेगा, बताइए आंसर। 1 2 4 है ही नहीं ऑप्शन में, तो 1 2 4 क्यों लिख रहे हो। सर इक्वेटर के ऊपर रहेगा, आंसर होगा 2 and 4। हाँ हाँ, एक मिनट, ये कौन 1 2 4 यस लिखा है, सर। तीन ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर कैसे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये बताइए हमें। सर आपने बोला ना कहाँ पे रहेगा करके ये बता। अच्छा, अब ये बताइए कि मतलब 12 जून, मतलब मुझे नहीं मालूम है, मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं जून का महीना विजुअलाइज कर रहा हूँ और मैं दिल्ली में हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मुझे आंसर इसका निकालना है। पहले इससे समझो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सामने आंसर की है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, अगर ऐसा इसी तरह का क्वेश्चन कुछ आ जाए, मैं दिल्ली में हूँ और मई चल रहा है और जस्ट एक ही महीने का अंतर है, हम विजुअलाइज करें कि जून में हम हैं और जून में दिल्ली में गर्मी ज्यादा रहती है। और इंडिया इंडिया का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, इक्वेटर तो इंडिया के नीचे है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा, यानी उस पे सन रेज अगर डायरेक्टली फॉल कर रही है तो यानी मैक्सिमम हीट, यानी मैक्सिमम समर है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये 12 घंटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे लैटिट्यूड भी पूछ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इक्वेटर इंडिया के नीचे है, तो हम नीचे इक्वेटर पे जा ही नहीं सकते हैं, इक्वेटर पे तो नहीं जा सकते हैं ना, तो हमें खुद से ही वो देखना है कि मैं दिल्ली में हूँ और जून आ ही गया, सब मान लेते हैं जून आ ही गया, और दिन बड़ी हो जाती है और दिन और रात बराबर हो जाती है, फिर दिन बड़ी हो जाती है, रात छोटी हो जाती है। नॉलेज का यहाँ पे यूज नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ लॉजिक से कैसे सॉल्व करना है। तो आप जहां पे भी हो, आप वो चीज कंसीडर करो कि किस लैटिट्यूड पे हो, आप किस स्टेट में हो। तो इक्वेटर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं गलती से निकल गया होगा इक्वेटर उस समय। इक्वेटर तो इंडिया के नीचे है, इक्वेटर इंडिया से ऊपर से नहीं जाती है। ठीक है, इक्वेटर नीचे है, 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर, राइट। तो इक्वेटर को हम हटा देंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा, लेकिन अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके हटाएंगे तो ज्यादा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ज्यादा लेंगे तो इसको भी हटा देंगे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है, 23.5 डिग्री। 23.5। यहाँ पे हो सकता है और फिर उसके बाद 12 घंटा यहाँ पे हो सकता है, फिर उसके बाद 12 घंटा कहाँ पे होगा, एक साउथ पोल में होगा। यहाँ पे 6 महीने गर्मी रहती है, मतलब धूप रहती है, फिर 6 महीने यहाँ पे जब मतलब ये सूरज यहाँ पे होता है तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन यहाँ पे होता है, फिर धीरे धीरे ये मूव करती है, तो फिर उसके बाद नॉर्थ में नॉर्थ में 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। समझ रहे हो। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ। 2 and 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों नहीं लेंगे, बता दो तो फिर ये क्लैरिटी आ जाएगी। सर सर वो क्योंकि वो सदर्न इक्वेटर से, क्या, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है वो। एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे यही लॉजिक अप्लाई करना है कि हमारा जो आंसर, इक्वेटर को तो हटा दिए, इक्वेटर को रूल आउट कर दिए, और हमारा आंसर 2 and 4 ही है। बोल रहा है कि ऑन जून 21st एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स experience sunlight for more than 12 hours।
यहाँ पे तो 24 घंटे की धूप रहती है, मोर देन 12 आवर्स बोल रहा है तो चलो 15 16 19 घंटे तक रहे। लेकिन हमें भी देखना है कि वो कैसे होगा। इक्वेटर को लेंगे तो फिर नॉर्थ, यहाँ पे आर्कटिक है ना, तो यहाँ पे ऊपर में क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाला ये सर्कल है आर्कटिक, और नॉर्थ नीचे पोल। वाले को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। फिर वो अंटार्कटिक अंटार्कटिका। वाला ऑप्शन, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर उस इक्वेटर को लेते हैं तो फिर वो आता हमारा अंटार्कटिक। समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? नो सर, सही है। नो सर। ठीक है, ठीक कॉम्प्लेक्स हो गया, है। कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, तो मुझे लगा कॉम्प्लेक्स हो गया बताने में। तो ये कॉमन सेंस है, नॉलेज है तो नॉलेज तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी फंस गए तो अपने आप को, सब लॉजिक, मतलब बूढ़े लोग बड़े लोग कैसे नॉलेज यूज करते हैं, मतलब कॉमन सेंस कैसे यूज करके आंसर निकाल देते हैं, कि खुद को वहां पे प्लेस कर लो। जैसे नॉर्थ स्टार वाला भी क्वेश्चन आया था कि आप रेगिस्तान में हो और भूल गए हो, तो फिर कैसे आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, ये सब चीजें। चलिए आगे यस सर, चलते 4 स्टार हैं। क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, with reference to perfluoro per perfluoro एल्काइल। फ्लोरोकाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। PFAS, चलो शॉर्ट में बोलते हैं PFAS, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये बता रहा है, नहीं भी पता है तो ये सही बोल रहा है, इसको सही मानना है। ये बोल रहा है PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, पाया जाता है, ठीक है, सही है। PFS आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, काफी यहाँ पे टेंशन वाली इशूज है कि इजिली नॉट डिग्रेडेड। persistent exposure to PFS can lead to bioaccumulation in animal bodies, यहाँ पे कीवर्ड मिला हमें, can lead to bioaccumulation in animal bodies। बताइए इसका क्या किया जाए। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है, सर नॉट तीनों इजिली, लेंगे हम, डी। नॉट इजिली डिग्रेडेड, नो राइट है। तभी तो बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब हमारे फैट्स लिपिड्स वगैरह में जाके जम जाना, बैठ जाना, और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना, वो परसिस्टेंट रहती है बायो एक्यूमुलेशन। किसी भी मतलब ह्यूमन के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाना। तो ये नॉट इजिली डिग्रेडेड है, तभी तो बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है एनिमल बॉडीज में, हमारे बॉडीज में, एनिमल बॉडीज में। तो ये दोनों तो सही है। और ये वाइड स्प्रेड पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, फूड में और फूड पैकेजेस में, तभी तो ये हर जगह पाया जाता है और इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होता है, और कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन, ऑल द थ्री आर करेक्ट। तीनों कन्वर्ज है, तीनों का मतलब तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, किसी को भी नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, कैन भी यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, नॉट इजिली डिग्रेडेड, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, 17 नंबर हो गया, 18 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे सेम वही आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेम, ये कौन सा है, पैरास्टोइड्स, पैरासिटोइड्स स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द एबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पैरासिटोइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अब इसको बताओ कि कौन से कैटेगरी में रखोगे। तो किसी भी कैटेगरी में रखना है, सिंपल सा हमें ये बोलना है, सिंपल सा मतलब दिमाग लगाना है। देखो, आंख बंद करके तो ऑल 5 तो नहीं क्लिक कर दोगे। नो सर, सर इसमें 5 है तो हम 3 लेंगे। 3 प्रीफर, हमारा प्रीफर्ड रहेगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि बिना इसको पढ़े हुए, बिना पढ़े हुए, बिना नॉलेज लगाए हुए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सोचना है कि मैं ही एग्जामिनर हूँ, मैं ही क्वेश्चन सेट कराऊँ। ठीक है, तो इसमें से एटलीस्ट एक तो गलत होगा या दो गलत होगा, तीन तो मिनिमम सही रखेंगे हम लोग, मतलब ये मैंने बता रखा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक्सट्रीम वाला, ऊपर का जो एक्सट्रीम है और नीचे का एक्सट्रीम है, उसको पहले एलिमिनेट कर देंगे, और इजिली हम लोग 50-50 पे आ जाए। अब यहाँ पे आपका माइंड बोलेगा 3 लें या 4 लें, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 स्टेटमेंट्स है तो जनरली 2 गलत होते हैं और 3 सही होते हैं। आपको सिंपली 3 पे टिक करके आगे बढ़ जाना है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। ऐसे भी अगर आप टिक नहीं कर पाते हो तो एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम एंड मैक्सिमम एक्सट्रीम,
दोनों को इलिमिनेट करिए और जैसे आपको टिक करना है करिए टिक। और ये डिसीजन नहीं लोगे तो काफी दिक्कत होगा एग्जाम में। एंड आंसर इज 3 ओनली। 18 के बाद कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी पता नहीं है, और आपको भी पता नहीं है, हमें मालूम है। एकदम ऐसे ही सॉल्व करना है। 19 का सी सही है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स। ये बोल रहा है प्लांट्स के बारे में। ग्राउंड नट, होर्स ग्राम, सोयाबीन। हमें कुछ भी मतलब नहीं है इससे। हाउ मेनी ऑफ द एबव बिलोंग्स टू पी फैमिली। नो, कुछ भी पता नहीं है हमें। हमें अटेम्प्ट लेना है, 85 को टच करना है। 85 टच नहीं करेंगे तो फेल होकर ही आएंगे, तो लड़ के आना है वहां। सबसे पहले यहाँ पे तीन तीन एटम्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा पी फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एग्जामिनर या क्वेश्चन सेटर का दिमाग खराब नहीं होगा कि वो सबको गलत करते हैं या बोल दे कि कोई भी इन तीनों आइटम में से पी फैमिली से नहीं है। और ये भी नहीं करेगा कि बोलेगा कि वन है और दो गलत नहीं है। इस सिनेरियो में क्या हमारे पास ऑप्शन बचता है? ठीक है, बी एंड सी। और फिर उसके बाद क्या बचता है? दो तो हटा दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज लगाना है तो नॉलेज लगाइए। 50-50 पे पहुंच गए, आप सही करके निकल सकते हो। वैसे भी ग्राउंड नट के बारे में आपने सुन रखा होगा, होर्स ग्राम सुन रखा होगा, सोयाबीन सुन ही रखा होगा। सोयाबीन का भी दाल होता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सोयाबीन का दाना होता है, मालूम है आप लोगों को? यस सर। वो हाँ सर। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऑल आप थ्री। यहाँ पे आके आप इसको टिक कर देखो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है। अब यहाँ पे आप आके बोलोगे कि तीन में से दो सर लेना था। मैं बोल रहा हूँ कि सही ये लेना था। यू आर राइट, सही ये लेना था। और ये 90% सही होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा भेजा को और घुमाओगे, थोड़ा सा और ब्रेन स्टॉर्म करोगे, और थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देख लोगे, तो वही जो मतलब एक इनएक्यूरेसी होती है 10% 15% की, तो उसको कम करके यहाँ पे लेके चले जाओगे। ऐसे भी तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जा रहा है, और आपकी चांस जो है गेटिंग ऑफ आंसर करेक्ट इज 50%। 50-50 किसी को भी टिक करो, दो बार करोगे तो एक बार ये सही होगा, एक बार ये सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हर जगह हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करोगे तो यू विल रीच टू द राइट ऑप्शन। चलिए, 19 के बाद चलते हैं 20 पे। इसको भी हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में डील कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। इंडियन इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड वर्मिंग है और यूपीएससी ने भी काफी अच्छे से इसको हाईलाइट कर रखा है। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर एनिमल्स यानी कार्निवोरस है, यानी एनिमल टू एनिमल ये जाता है, यानी ये फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। ये सही होगा या ये सही होगा? क्योंकि वर्मिन आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वर्मिन उसी एनिमल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जो फार्म प्रोड्यूस को हार्म करे। हम गन्ना का खेती लगाए हुए हैं, गेहूं का खेती लगाए हुए हैं, राइस का लगाए हुए हैं, मक्का का जो भी लगाए हुए हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे पिग, पिग को भी वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और भी दो तीन जानवर होते हैं जिसको वर्मिन वर्मिन डिक्लेयर किसी एनिमल को करते हैं। व्हेन यू किल दैट एनिमल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रोड्यूस, देन यू विल नॉट बी subjugated टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज। आप क्रिमिनल एक्टिविटीज से मुक्त हो जाओगे। तो वर्मिन डिक्लेयर करने का मतलब देयर विल बी नो पनिशमेंट और देयर विल बी नो केसेस अगेंस्ट यू। तो केसेस नहीं होगा, तो यानी ये जब इसमें दिया हुआ है कि आप गन्ने का खेती लगाए हो, चावल का खेती लगाए हो, और जंगली सुअर आके पूरे खेत को तहस नहस कर दिए, और इसको गवर्नमेंट ने क्या करी, इसको वर्मिन डिक्लेयर कर दी। तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन ये दूसरे एनिमल के ब्लड पे खाता, तो फिर हमें वर्मिन डिक्लेयर करने की क्या जरूरत होती है? तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लॉजिक है और बस यही समझना। वर्मिन का मतलब अगर आपको पता है तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पढ़ने से नहीं होता है ये एग्जाम, पढ़ने से नहीं निकलता है। एग्जाम में थोड़ा सा बैठ के मंथन करना होता है कि गवर्नमेंट मतलब यही क्वेश्चन आया, फिर यही देखना है। यही क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो अभी,
तो आपको सोचना है कि देखो नॉलेज यहाँ पे हल्का सा, वहां पे ग्रीन फील्ड का नॉलेज लिए, बेसिक सा चीज ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड क्या होता है, यहाँ पे वर्मिंग का मतलब क्या होता है ये समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, चलिए आगे। 20 के बाद हम लोग डायरेक्ट चलने वाले हैं 27 पे। कितना टाइम हो गया? तो थोड़ा सा रहने देते हैं, आज 2 सेशन में कर लेंगे, हाँ ज्यादा टाइम। ठीक है, ठीक है, इतना मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। 20 तक हुआ है, ठीक है, कुछ बोलिए आप लोग, ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर कल कर लेंगे, हाँ फिर ओके फिनिश सर, कर, कल। है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर आपको सोना होना भी है। ठीक है, तो हम लोग कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया। तो हम लोग कल इसको कर लेंगे, ठीक है, और रिकॉर्डिंग ऊपर डाल देंगे। देखो सिंपल से कहने का मतलब, मैं थका हुआ हूँ, आपको एनर्जी के साथ नहीं बता पा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉलेज 4 साल से 5 साल से पढ़ोगे कुछ भी नहीं होने वाला, बैठ के ऐसे ही समझना है। ठीक है, बैठ किसी तरह मंथन करना है कि नॉलेज से सॉल्व नहीं हो रहा। अभी अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पैटर्न बताएंगे। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने कितना क्वेश्चन करा है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन करा है, यानी 47 क्वेश्चन, 46, 44 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो कल हम लोग कर लेंगे और काफी डिटेल से करना है। तो लेट्स नॉट गो इन हैस्ट, जल्दी में नहीं चलते हैं, करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।